नमस्कार, गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं। ऐसी खबरें जो आपके चेहरों पर मुस्कान लाएंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। गुड न्यूज़ इंडिया यानी कि अच्छी खबरों का शो। तो अगले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से आई ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देंगी ही, साथ ही आपके मन में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। निखिल, कहते हैं जहां चाह वहां राह। अगर मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो तो शायद कोई भी बाधा सफलता की मार्ग में आड़े नहीं आ सकती है। और राजस्थान की रहने वाली सुनीता गुर्जर इसी का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करी और आज सफलता के नए मुकाम को छुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही शैला। और सुनीता न सिर्फ एक सफल पुलिस ऑफिसर है बल्कि उन्होंने सामाजिक कामों को भी आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है। जो सड़कों पर भीख मांगती हुई महिलाएं आपको दिखेंगी, उनके खिलाफ एक तरह से अभियान चलाया है। और सिर्फ उनके खिलाफ अभियान चलाकर भीख मांगने का धंधा ही नहीं बंद कराया बल्कि उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें जिंदगी में आगे ले जा रही हैं सुनीता। आइए देखते हैं कैसे। कहते हैं जहां है चाह वही है राह। मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो तो कोई भी मुश्किल सफलता के रास्ते में आड़े नहीं आ सकती। राजस्थान के जालौर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचल बनास की रहने वाली सुनीता गुर्जर इसी की एक जीती जागती मिसाल है। सुनीता आज पुलिस में नौकरी करते हुए सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरने वाली महिलाओं को शर्मिंदगी भरे इस दलदल से निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। जहाँ मैंने वर्क स्टार्ट किया था वहाँ एक गैंग चलता है भिखारियों का। तो हम इनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए या और कहीं इनको शिफ्ट करने की सोचते हैं या एजुकेशन और कुछ भी मतलब रोजगार देने के लिए सोचते हैं। काफ़ी कुछ हमें इसमें सफलता भी मिली और लोगों ने भी सहयोग किया। सुनीता ने नौकरी के शुरुआती दिनों में ही भीख मांगने वाली लड़कियों और महिलाओं को इस घिनौने काम से निकालने का अभियान चलाया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। भिखारियों का भी आपको आश्चर्य होगा कि एक इनका पूरा गैंग है जो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो भिखारी जो उस वक्त फेस्टिवल्स का होता है उसमें अपने मतलब एक तरह से ये भी इन लोगों ये बोलते हैं हमारा रोजगार है। तो जब हम इनको शिफ्ट करने की या इनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इनके जो सरगना होते हैं वो बोलते हैं आपको इससे क्या लेना देना, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अब तक सुनीता अजमेर व भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तकरीबन 500 से भी अधिक लड़कियों और महिलाओं को भिक्षावृत्ति के इस दलदल से निकाल चुकी हैं। तो आपका हुक्म नहीं रहेगा तो नहीं मांगेंगे और मेहनत मजदूरी करके खाएंगे। महिलाओं के प्रति हमदर्दी और सच्चे मानवीय सरोकार के लिए सुनीता को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। सुनीता आज भीलवाड़ा जिले में बतौर महिला थाने के इंचार्ज के साथ साथ जिले की यातायात प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए ओपी यादव की रिपोर्ट। और अब निखिल एक ऐसी मुहिम की बात करेंगे जो जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। जी हाँ, अगर आप भी अपने शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं और खूबसूरत देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको भी पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही शैला। ये जनता के लिए है और जनता के द्वारा इसलिए भी है क्योंकि सड़क के किनारे जो भी सार्वजनिक दीवारें हैं उन्हें खूबसूरत बनाने का मुहिम चलाई जा रही है और इसमें जनता खुद भागीदार हो रही है। और जो इसको कलाकार जो इसको रंगने आते हैं, जो यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाने आते हैं, वो जनता के बीच के ही होते हैं, नवोदित कलाकार होते हैं। यानी कि शहर को खूबसूरत तो बनाया ही जा रहा है, साफ सुथरा भी हो रहा है। भारत में सार्वजनिक दीवारों पर वैसे तो अक्सर नारे या संदेश दिख जाते हैं, लेकिन अब स्ट्रीट आर्ट यानी कि दीवारों पर पेंटिंग्स का चलन बढ़ रहा है। यूं तो ग्रेफिटी का चलन कई देशों में है, पर आजकल दिल्ली की दीवारों पर तरह तरह की नई पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। दरअसल ये आंदोलन है दिल्ली की दरो दीवार को खूबसूरत बनाने का और कला को आर्ट गैलरीज और चार दीवारी से निकालकर जनता के बीच लेकर आने का, ताकि हमारी कला और संस्कृति से हर आम और खास रूबरू हो सके। इसके जरिए दीवारें साफ सुथरी और खूबसूरत बन सकेंगी, वो अलग, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। स्ट्रीट आर्ट फाउंडेशन की कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों पर कला और कलाकारों को लाया जाए, जहां कलाकार सड़क के किनारे अपनी पेंटिंग्स दिखा सकेंगे और साथ ही नए कलाकारों के लिए मंच भी प्रदान कर सकेंगे। स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल खासतौर पर दिल्ली के लोधी कॉलोनी के इलाके में सर चढ़कर बोल रहा है।
यहाँ आपको पेंटिंग के विभिन्न रूपों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये देखिए गोंद आर्ट से सजी दीवारें। गोंद आर्ट तो मीडियम है। देन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एलिफेंट के थर्स में से, उसके दांतों में से ही ट्रीज ब्रांचेस बन गई है। तो बेसिकली एनिमल्स एंड जंगल ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब इनकी लाइफ एक साथ है। तो अगर आप ट्री ख़त्म कर रहे हैं तो समझ जाइए इनको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स भारतीय ही नहीं विदेशी कलाकारों ने भी बनाई हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश की कला और संस्कृति को भारत के लोग भी जानें और समझें। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से आए कलाकार शू भारत में पेंटिंग करके काफी उत्साहित दिखे। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में चल रहे कला के इस खूबसूरत कार्य को देखकर आम लोग भी काफी उत्साहित हैं। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर ऐसी आर्ट अगर देखने को मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली सुंदर नज़र आ रही है, दिल्ली को ब्यूटिफाई करा जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक विजुअल ट्रीट। यहाँ आपको राजस्थान के महलों से लेकर घरौंदों तक की खूबसूरत कला के नज़ारे देखने को मिलेंगे, मानो आप राजस्थान में ही हों। ये मैं जयपुर का मिनीचर जैसे कि होता है, जैसे हवेलियों के अंदर, ऐसा कुछ मैं नया यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जो दीवारें हैं ना उनको मैं कुछ राजस्थान के उसमें डेवलप कर रहा हूँ। दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत लुक देने के इस कार्य से स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। इससे एक ओर जहां कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा तो वहीं दिल्ली की शान में और इजाफा होगा। दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलने वाले इस आर्ट फेस्टिवल का मकसद लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की लोधी कॉलोनी को पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने का है, ताकि दुनिया के अन्य बड़े देशों के खास शहरों की तरह दिल्ली में भी टूरिज्म को और बढ़ावा मिल सके। शहला निगार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोग इस शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन निखिल, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने दर्शकों को लिए चलेंगे गुजरात के अहमदाबाद के एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत। बेस्ट डिसीजन। काका, मैं एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, जॉन डियर बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर ट्रैक्टर, आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। चलो काम करें, चलो काम करें। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। चलो काम करें। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हम मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ। पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे। जल ही जीवन है।
अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जेल अपनाइए। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद के एक खास पक्षियों के अस्पताल में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पक्षियों के अस्पताल में, जहां पक्षियों का मुफ्त इलाज होता है। शैला, कैसे होता है मुफ्त इलाज? दरअसल निखिल, उत्तरायण के दौरान से ही गुजरात में पतंगबाजी शुरू हो जाती है और उस दौरान बहुत सारे पक्षी पतंग के मांझे से कटकर मर जाते हैं या बहुत सारे घायल भी हो जाते हैं। ऐसे पक्षियों के लिए वहां पर एक अस्पताल खोला गया है जहां पर उनका मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और पक्षियों को एक बार फिर से नई जान बख्शी जा रही है। और शैला, खास बात यह है कि यहाँ पर इसमें जनता भी जमकर भागीदारी कर रही है। ये है अहमदाबाद वन विभाग में बना पक्षियों का विशेष हॉस्पिटल, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ घायल पक्षियों का इलाज किया जाता है। पतंगबाजों के तेज मांझे से घायल हुए पक्षियों के लिए यहां बाकायदा ICU है, एक्सरे रूम भी है और घायल पक्षियों को लाने के लिए विशेष एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, जो पक्षियों को खास ध्यान में रखकर बनाई गई है। जब पतंग के तेज मांझे से कई पक्षी अपने पैर या पंख खो देते हैं, तो वन विभाग के साथ मिलकर शहर के स्वयंसेवक अलग अलग जगहों से आए घायल पक्षियों का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी देते हैं। इस नए काम में वन विभाग के साथ 20 स्वयंसेवी संस्थाओं के करीब 20,000 कार्यकर्ता अहमदाबाद और इसके आसपास के इलाके में बेजुबान परिंदों की जान बचाने में दिन रात एक किए रहते हैं। 1400 पक्षियों को इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से लगभग 1350 जितने पक्षी बचाए जा चुके हैं और हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 7 मुख्य सारवार केंद्र काम कर रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके उपरांत 11 हमारे दूसरे प्राथमिक सारवार केंद्र हैं, जिन पे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको मुख्य सारवार केंद्र पे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। पक्षियों के इस खास हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के साथ इन घायल पक्षियों का इलाज करते हैं। हमारी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा 100 रहे। कई ऐसे भी पंछी आते हैं जिसको सिर्फ कटा होता है, तो उसको सूचर करने के बाद वो फिर से उड़ जाते हैं। हम लोग उसके लिए अलग अलग तरह के सूचर मटेरियल यूज करने पड़ते हैं। उत्तरायण के दौरान पतंग के तेज मांझे का डर और गुजरात में पतंगबाजी के शौकीनों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइक सवार अपनी रक्षा के लिए विशेष कवच में दिखाई देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब इस तेज मांझे से इंसानों को खतरा है, तो इन निरीह बेजुबान परिंदों पर कितना बड़ा संकट होता होगा। ये बात गौर करने की है कि ये समय गुजरात में प्रवासी पक्षियों के आगमन का है और पतंग का तेज मांझा उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। लेकिन सलाम ऐसे लोगों को जिन्होंने इन बेजुबानों की सुध ली और पक्षियों की व्यथा सुनी। कवि शिवमंगल सिंह सुमन के इन शब्दों के जरिए कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। गुड न्यूज इंडिया के लिए अहमदाबाद से प्रीति चौहान की रिपोर्ट। निखिल, जेलों को लेकर अक्सर ही समाज में नकारात्मक नजरिया पाया जाता है। लोग जेलों के दूसरे पक्षों से अनजान रहते हैं, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी जेल में लेकर चलते हैं जहां पर लोग इन्हें गाते बजाते भी मिलेंगे, योगासन करते भी दिखेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा शैला आपने। और जेल वास्तव में सुधार गृह होते हैं और ऐसा ही सुधार गृह जो है वो भोपाल की जेल बनकर उभरी है। इसे ISO की प्रमाणिकता भी मिली है और कई मायनों में खास है जेल। आइए देखते हैं कैसे। जरा इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखिए। लगन और मेहनत से काम करते इन हथकरघा विशेषज्ञों को देखिए। बगिया में बागवानी करते
गाते बजाते और योगासन करते इन सफेद वर्दीधारियों को देखिए। ये नजारा किसी कौशल विकास केंद्र, संगीत विद्यालय, योग सेंटर या कल कारखानों का नहीं है। ये नजारा है जेल का। जी हां, जेल, कारावास या कैदगाह, जिसका नाम सुनते ही लोगों के सामने एक ऐसी छवि उभरती है जैसे ये समाज की सभ्य सुसंस्कृत मुख्य धारा की दुनिया से परे कोई अभिशप्त समाज हो। जेल दरअसल सजा से ज्यादा सुधार गृह की भूमिका निभाती है और सजा पूरी होने के बाद कैदी का पुनर्वास इस दुनिया के मुख्य उद्देश्यों में सबसे अहम है। मूल उद्देश्य जो जेल का है वो पनिशमेंट के साथ साथ में एक सुधार और रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास को लेकर के होता है। प्रयास ये रहता है कि बंदी जब भी आए सजा लेकर के, तो जब वो छूट करके जाए तो वो एक ऐसी चीज सीख करके जाए कि समाज की मुख्य धारा में बाहर जा करके जुड़ सके। मध्य प्रदेश जेल विभाग ने कैदियों के प्रोत्साहन और उनकी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए स्वयं की कान्हा नाम से उत्पाद श्रृंखला भी शुरू की है, जिसमें वे फर्नीचर, वस्त्र, दरी, विभिन्न हैंडमेड शीट्स, क्रॉकरी आइटम के निर्माण के अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग, बागवानी और पेंटिंग्स जैसे काम भी करते हैं। कहते हैं रचनात्मकता स्थान, समय और हालातों की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि जेल की ये सलाखें इन बंदियों के सृजन को नहीं रोकती। तीज त्योहारों पर भी इस परिसर में ऐसे आयोजन होते हैं जिन्हें देख आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। शुद्धता और सफाई का ध्यान रखते हुए सभी अपनी अपनी अभिरुचियों के अनुरूप निरंतर काम करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक उत्पाद निर्माण के अलावा ये बंदी पाक कला में भी हुनरमंद हैं और इनके हाथ का बना भोजन आपको किसी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के स्वाद से कमतर नहीं लगेगा। आप अपने मनोरंजन के लिए यूं तो कई नई नई जगह जाते होंगे, लेकिन कभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर इन दीवारों में बंद अपने कैदी भाइयों से मिलने भी आइए। इनके सुख दुख की दास्तां सुनिए, इनके हुनर का दीदार कीजिए। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि कैदी हैं यहाँ सभी, कोई ख्वाहिशों का तो कोई ख्वाबों का। अपनी इन्हीं ख्वाहिशों और ख्वाबों को पूरा करने की बेलगाम अंधी दौड़ में इंसान अपराध कर बैठता है। वास्तव में जेल की इन चार दीवारों में कोई कैद नहीं है। हर कोई अपने ही दुष्कृत्यों और दुर्विचारों की कालकोठरी में बंद है। इन जेलों और कारागृहों का मकसद इंसान को अपने दुर्विचारों की कैद से मुक्त कराना ही है। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज़, भोपाल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। चलो काम A revolution that changed the face of biosciences. Empowering institutions, nurturing individuals, enabling industry, fostering global partnership, impacting society. 30 years journey of biotechnology, serving nation, serving humanity. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। दलबीर को मिला, करीम को मिला, मंजली को मिला और रुस्तम को भी मिला। और ऐसे हजारों जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है
NMDFC की कर्ज स्कीम के तहत लोन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात देश के राष्ट्रध्वज की। ये राष्ट्रध्वज रांची की एक ऐतिहासिक पहाड़ी पर फहराया गया है और ख़ास बात ये है कि ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज है और ये साल के 365 दिन यूं ही लहराता रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शैला। और हमारी देश की आन बान शान का प्रतीक हमारा प्यारा तिरंगा अब रात में भी नजर आएगा इस पहाड़ी पर। आइए देखते हैं क्या खास है इस तिरंगे में। ये है देश का सबसे बड़ा तिरंगा, जिसे रांची के पहाड़ी मंदिर पर फहराया गया है। देश की आन बान और शान का प्रतीक ये तिरंगा अब हर दिन यहाँ इसी तरह लहराता रहेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत के साथ साथ मेक ऑन के इंजीनियरों का भी हाथ रहा। ये इतना बड़ा अचीवमेंट मेरी टीम ने मुझे दिया है कि मैं बयान करने में थोड़ा सा असफल हो रहा हूँ। बहुत भावुक क्षण है। ये तिरंगा 293 फीट ऊंचे पोल पर फहराया गया है, जिसकी लंबाई 99 फीट और चौड़ाई 66 फीट है और इसका वजन 60 किलोग्राम है। इससे पहले फरीदाबाद में 250 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है। रांची का नाम इस उपलब्धि के साथ जुड़ते ही लोगों का उत्साह और जोश देखते बन रहा था। का माहौल देखकर बहुत खुशी हुई कि इस तरह का भावना उत्पन्न हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत स्कूली बच्चों ने इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहाँ स्कूली बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग खूब उत्साहित भी नजर आए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम इतने बड़े उत्सव के भागीदार बने हैं। बहुत खुश हो रहे हैं हम यहाँ पे आकर। बहुत मजा भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि सबसे बड़ा झंडा को मैं देख पाऊँ और ये स्कूल को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं इसमें पढ़ी और यहाँ पे मैं ये झंडा देख सकी। भगवान शिव के इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये देश का ऐसा मंदिर है जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे पहले फहराया जाता है। यहाँ ये परंपरा 1947 से चली आ रही है और अब तो यहाँ सालों भर ये तिरंगा लहराता रहेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अब बारी है दर्शकों के पत्रों की। शहला, ढेर सारे पत्र हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, मेल्स लगातार हमारे दर्शक लिख रहे हैं। बेहद पसंद किया जा रहा हमारा ये कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को। और कुछ चुनिंदा पत्र हम आपसे शेयर करते हैं। आकाश बाली लिखते हैं कि ये प्रोग्राम वो हर हफ्ते देखते हैं, उन्हें ये बेहद इंस्पायर करता है। और इसी तरह से दीपचंद वर्मा लिखते हैं कि ये प्रोग्राम उन्हें बहुत पसंद आता है और जो पिछली बार वॉइस बॉक्स की स्टोरी थी उसने इन्हें बहुत इंस्पायर किया। वहीं निखिल जयेश सेठ लिखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ का ऐसा प्रोग्राम उन्होंने पहली बार देखा और इससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और आगे भी वो इसी तरह के कार्यक्रम देखना चाहेंगे। तो अपना आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप यूं ही हमें मेल करते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, क्योंकि आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबर हो जो सार्थक सकारात्मक हो, जो प्रेरणा देती हो, तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस हों तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो अगर हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो उसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।